आज चलिए पढ़ते हैं हम लोग प्रियम्बल, प्रस्तावना, उद्देशिका को पढ़ते हैं। देखिए ये जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, ये जो प्रियम्बल है, ये कहाँ से इसकी संकल्पना आई? ये आई है यूएसए से। और इस पर जो भाषा का प्रभाव है वो किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा और 22 जनवरी 1947 को इसे संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। यही आगे चलकर क्या बन जाता है? उद्देशिका बन जाता है। उद्देशिका आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, है ना। तो इसमें हम लोग 3 चीजें पढ़ेंगे। एक तो सत्ता का स्रोत क्या है, स्वरूप क्या है, उद्देश्य क्या है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके, ये जो प्रियम्बल है इसमें कुछ चीजें बाद में जोड़ी गई हैं, ये भी जाननी चाहिए, है ना। जैसे 3 चीजें जोड़ी गई हैं। क्या क्या? समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। ये 3 चीजें याद रखिएगा जो बाद में जोड़ी गई। अब जोड़ने के लिए या उसमें से हटाने के लिए कुछ संविधान संशोधन किए जाते हैं, आप लोग को अच्छी तरीके से पता है। तो जिसको हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान बोलते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें जोड़ा गया अखंडता, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। ये बात समझ में आई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग इसमें देखे होंगे कि हम भारत के लोग मतलब भारत की जनता, है ना, यानी कि ये इसका स्रोत क्या है? जनता है। क्या कर रही है? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं, यानी कि हमने स्वीकार कर लिया, उसे लागू करवाया और फिर उसके बाद यहाँ की यानी भारत की जनता को हमने सौंप दिया। ये बात समझ में आई? संविधान लागू यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये बात समझ में आ गई इतनी? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप प्रस्तावना की बात करें, इसमें संविधान के उद्देश्य, शासन की जो प्रणाली है और उसके आदर्श और संविधान लागू होने की तिथि वगैरह का उल्लेख है। 26 नवंबर 1946 है ना उल्लेख। चलिए अब उसके बाद सुनिए, कुछ लोगों ने कुछ बातें बोल रखी है प्रस्तावना के बारे में। यहां से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जैसे अर्नेस्ट बार्कर ने बोला, सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी इनकी पुस्तक है, उसमें उद्धृत किया है यहाँ की प्रस्तावना के बारे में। ठाकुर दास भार्गव बोलते हैं भारत की राजनीतिक जनपत्री है। और के एम मुंशी बोलते हैं कि भारत की आत्मा है, संविधान की आत्मा है प्रस्तावना। उसके बाद गजेंद्र गडकर बोलते हैं संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है प्रस्तावना। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग देखिए, अंगीकृत कर लिया हमने, लागू करवा दिया और देश की जनता को हमने सौंप दिया है। सत्ता का स्वरूप क्या है भाई? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब ये होता है कि जो हमारा भारत देश है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। वो अपनी बाहरी और अपनी आंतरिक किसी भी मुद्दे पर खुद स्वयं डिसीजन लेने के लिए सक्षम है, सर्वोच्च शक्ति रखता है। जैसे लिखा हुआ है, आंतरिक बाह्य मामलों में स्वतंत्र है और स्वतंत्र और निर्णय की सर्वोच्च शक्ति रखता है। ठीक है, मामलों में स्वतंत्र है और निर्णय की भी सर्वोच्च शक्ति रखता है। फिर आता है कि समाजवाद की अगर हम बात करें भाई, समाजवाद का मतलब है समानता होनी चाहिए, समाजीकरण होना चाहिए। किसका समाजीकरण होना चाहिए? संपत्ति का समाजीकरण होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो पिछड़े वर्ग हैं उनके कल्याण की बात होनी चाहिए। तो ये आता है समाजवाद। और समाजवाद कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 को ये जोड़ा गया, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद लोकतांत्रिक समाजवाद, ध्यान से सुनिए, भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के अधिक निकट है। डीएस नकारा बनाम भारत संघ में जो भारत का समाजवाद है उसको परिभाषित किया था सुप्रीम कोर्ट ने, ये बात याद रखिएगा। लोकतंत्र की अगर बात करें तो ध्यान से सुनिए, लोकतंत्र होता है संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र में एक नाम मात्र का और एक होता है जो जिसके पास वास्तविक शक्ति होती है। नाम मात्र का जैसे हमारे प्रेसिडेंट महोदय हैं, राष्ट्रपति महोदय हैं, और नाम जो वास्तविक होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। और आपको पता है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का हेड होता है, प्रधान होता है। और मंत्रिपरिषद क्या करती है? सलाह देने के लिए होती है इसको, राष्ट्रपति को। फिर एक होता है अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति। अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है, जैसे यूएसए, राष्ट्रपति के पास पावर होती है। ओके, लोकतंत्र के स्तंभ की अगर हम बात
बात करें, लेजिस्लेचर यानी कि जो विधायिका होती है वो कानून वगैरह बनाती है, और उस कानून को लागू कौन करवाएगा? कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। और उसके बाद अगर इसको लागू करवाया गया या ये बिल बनता है, उससे कोई मुद्दा आ जाता है या कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उसको सॉल्व कौन करता है जुडिशरी यानी कि कोर्ट है ना। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है हमारा मीडिया। ये बात समझ में आ गई? ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने समाजवाद देख लिया। अब सत्ता के स्वरूप में तीसरा कौन सा है? पंथ निरपेक्ष। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया। धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य जो है धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकता। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, याद रखिएगा। 25 से 28 फंडामेंटल राइट्स पढ़ चुके हैं, वहां भी बातें रिपीट होती हैं। अब आ जाइए लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतंत्र आपको पता है कि भाई जनप्रतिनिधित्व यानी जनता के द्वारा। अब्राहम लिंकन ने क्या बोला था? जनता के लिए, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन कभी खत्म नहीं होगा। ये बात समझ में आती है? चलिए, गणराज्य का मतलब होता है कि राज्य का जो प्रमुख है वो निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा, निर्वाचित, अप्रत्यक्ष। जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट महोदय है ना, अप्रत्यक्ष निर्वाचित। राजतंत्र होता है, राजतंत्र में राजा सर्वोच्च होता है। अच्छा, ब्रिटेन बताइए, राजतंत्र है ना, लेकिन आप बताइए कि जो ये ब्रिटेन है, ब्रिटेन में जो क्वीन है वहां पे क्या है? ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है। मींस जो क्वीन है वो बिल्कुल उसके पास पावर है, लेकिन उसका मिसयूज नहीं कर सकती। अक्सर क्या होता है, पावर जब मिलता है और उस पर जब बाउंडेशन नहीं होती है तो क्या होता है, उसका मिसयूज लोग करने लगते हैं। किसी भी चीज का अधिकता हमेशा खराब ही होती है। तो सर्वोच्च शासक रानी, किंतु शक्तियां कानून द्वारा सीमित की गई हैं। ठीक है, अपनी शक्तियों को वो ऐसे ही नहीं यूज कर सकती हैं, सीमित की गई हैं, कुछ कानून बनाए गए हैं। फिर आता है उद्देश्य। हमने देख लिया सत्ता का स्वरूप, अब हम आ जाते हैं उद्देश्य पे। उद्देश्य क्या है यहाँ का? न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है स्वतंत्रता। 5 स्वतंत्रताएं हैं, देखिए कौन कौन सी हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। आप किसी भी चीज में विचार कर सकते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आप किसी धर्म को मान सकते हैं, उस धर्म की उपासना कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। किसी धर्म में विश्वास कर सकते हैं। तो ये आ गई आपकी स्वतंत्रता है। तो 5 स्वतंत्रताएं, 3 न्याय। आपने देखा, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं कितनी स्वतंत्रताएं हैं, कितने न्याय हैं, तो याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं समानता पे। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता आती है। प्रतिष्ठा की यानी कि प्रतिष्ठा से समझ में आ रहा है कि किसी के मान सम्मान से नहीं खेलना। कहने का मतलब है समाज में किसी भी व्यक्ति का स्थान उसके द्वारा दिए गए योगदान, उसकी जो योग्यता है, वो कितना लायक है, उस बात से निर्धारित होगी, ना कि उसकी जाति से, ना ही उसकी आर्थिक स्थिति से। तो ये हो गई प्रतिष्ठा। अवसर की अगर हम बात करते हैं तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए, विकसित होने के लिए अवसर मिलना चाहिए और मिलेगा, ऐसी बात है ये। यही है समानता में प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिलना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एकता और अखंडता। अखंडता की अगर हम बात करें तो अखंडता 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। एकता, भाई एक होने की भावना पे बल देता है, ये एकता होनी चाहिए। ठीक है, अखंडता की अगर बात करते हैं तो यहाँ का जो भूभाग है भारत का, वो अलग नहीं हो सकता है। आपने पढ़ा होगा 1 से 4 अनुच्छेद, है ना। विदेशी राज्यों को मिला सकते हैं, क्या यहाँ के राज्य को किसी को दे सकते हैं? नहीं। ठीक है, यहाँ के भूभाग किसी कीमत पे बाहर नहीं है, मतलब अलग नहीं हो सकते हैं। तो एकता और अखंडता हो गया। बंधुता की अगर बात करें, 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, आपको पता है, तो समानता, बंधुत्व, ये सब वहां से लिए गए थे। ठीक है, 1789 फ्रांस की क्रांति। ठीक है, नागरिकों के बीच भाईचारे पर बल देता है ये, इसी को हम बोलते हैं बंधुत्व। ठीक है, तो ये देखा हमने। फिर उसके बाद कुछ बातें आती है कि भाई प्रस्तावना परिवर्तनीय है या नहीं है। देखिए, प्रस्तावना अगर सरकार द्वारा लागू नहीं करवाया जाता है तो न्यायालय द्वारा लागू करवाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इसको लेकर मदन गोपाल बनाम भारत संघ, इसमें बोला गया, इस मामले में बोला गया कि नहीं, ये क्या है, परिवर्तनीय नहीं है। फिर उसके बाद आता है कि संविधान का, प्रस्तावना संविधान का अंग है, संविधान का अंग है या नहीं है। तो बेरूबाड़ी ने बोला, बेरूबाड़ी विवाद आया 1960 में, इसमें बोला गया कि यस, सॉरी नहीं है।
ठीक है। फिर उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल में बोला गया, 1973 में आया था, आपको अच्छी तरीके से पता है, इसी में बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात आई थी। तो इसमें बोला गया यस है, ये संविधान का अंग है और बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात बोली गई थी, मूल ढांचे वाली बात बोली गई थी इसी में। मिनर्वा मिल में बोला गया यस है, ये संविधान का पार्ट है और इसमें संशोधन भी हो सकता है, लेकिन मिनर्वा में ये बोला गया कि ये जो संविधान, ये प्रस्तावना है, अगर इसमें कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो उसमें छेड़खानी नहीं की जा सकती किसी कीमत पे। ये बात समझ में आती है क्या? तो ये था प्रस्तावना और हमने बहुत ही कम समय में कंप्लीट कर लिया और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। यहाँ पे ग्रीन मैंने अंडरलाइन किया समाजवाद पे, पंथ निरपेक्ष और अखंडता पे। तो जैसा कि बताया 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ दिया गया था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको। और 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ था। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो हमने बहुत ही कम समय में इसे कंप्लीट कर लिया। एनसीईआरटी का पहला पेज या आप अपने रूम में भी पोस्टर टाइप का लगाए होंगे या सेल फोन में ही ओपन कर लीजिएगा। प्रस्तावना आनी भी चाहिए, है ना, प्रस्तावना लर्न होनी चाहिए। तो इसे पढ़ने से पहले आप उसे भी एक बार रीड करिएगा और एक जगह रख कर उसे तब इस वीडियो को देखिएगा, मजा आएगा और खूब अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच।